हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है इतिहास से प्रश्नों को शामिल किया गया है, संविधान से, विज्ञान से, कुछ अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न जो है योजना के हैं। तो सेशन जो है बेहतरीन रहेगा। देखिए RO, ARO के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बार हमारे पास सुनहरा मौका है और पदों की संख्या भी आप सब जानते हैं बढ़ चुकी है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण सवर्ण एवं ताम्र, गुप्त सवर्ण एवं रजत, सातवाहन सवर्ण, कलचुरी सवर्ण रजत एवं ताम्र। किस शासक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे वो यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। सातवाहन शासकों ने सवर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। तो आपको याद रखना है, कलचुरी के जो शासक थे इन्होंने सवर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। तो सातवाहन और कलचुरी में केवल थोड़ा ही डिफरेंस है। सातवाहन शासकों ने जो सिक्के चलाए थे उसमें सीसा याद रखना आपको, रजत एवं ताम्र के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इन दोनों में रजत एवं ताम्र शामिल है। बस आपको सातवाहन में याद रखना है सीसा और कलचुरी में याद रखना है सवर्ण। तो ये याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था। जबकि कुषाण का सभी जानते होंगे सवर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे और गुप्त शासकों ने सवर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए थे। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से प्राप्त वस्तुएं और सूची सेकंड में संभव स्रोत दिए गए हैं। तांबा तो खेतड़ी राजस्थान से ही प्राप्त हुआ था, तो ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, और बी का 3 दिया गया है दोनों ही ऑप्शनों में। तो शंख कच्छ इसके लिए आएगा कच्छ। लाजवर्दमणि इसकी जो प्राप्ति हुई थी अफगानिस्तान से हुई थी, तो सी का 4 है। सवर्ण दक्षिण, तो दक्षिण भारत से सवर्ण जो है प्राप्त हुआ था, तो डी का 1 आएगा। 2, 3, 4, 1 डी राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो पॉइंट ना आए उसको भाई आपको नोट कर लेना है, यही बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम को निकालने के लिए ये बेस्ट है, और आप उसका 5 से 10 दिन के बाद रिवीजन करते रहिएगा, आप एक अच्छा स्कोर करोगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट के माध्यम से सही उत्तर आपको चुन लेना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप देख रहे होंगे कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। क्या कथन का उत्तर कारण में आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यदि उत्तर मिल जाता है तब तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। ए, त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ए का 2 आएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, बी का 3। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सी का 4 आएगा। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन छिद्र होता है, यह वाली गैस ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार गैस है, तो डी का 1 आएगा। 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी, तो सभी का आंसर सही है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नियोजित कीजिए।
कलायु द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना। कलायु का भारत में पुनः आगमन। निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित। अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। तो आपको इन घटनाओं को सही क्रम में नियोजित करना है। तो कलायु के बारे में यहाँ पर कहा गया है अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। तो ये अपना अधूरा कार्य छोड़ करके 1760 में चले गए थे। तो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में कलायु का भारत में पुनः आगमन हुआ था 1765 ईस्वी में। फिर उसके बाद कलायु द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना। फिर इन्होंने निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित किया था। इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा, अगर रिपीट होगा तो ऐसे ही आएगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युद्ध और संधि दी गई है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चपेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त नहीं हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में और तृतीय ओगल मैसूर युद्ध में। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था, ये हुआ था मंगलोर की संधि पर। मंगलोर की संधि पर जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। और हमने कई सेट में आपको करा भी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चपेल की संधि। एक्स ला चपेल की संधि पर प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हो गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1746 से 1748 तक। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि याद हो जाए अच्छे से, क्योंकि सन बहुत से विद्यार्थियों को याद भी नहीं होते हैं, तो याद रहेगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक चला था? 1749 से लेकर के 1754 तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि पर। तो कर्नाटक के जो युद्ध हैं इन तीनों को याद रखना है, और मैसूर के युद्ध को भी आपको तीनों को याद रख लेना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था ये? तो ये चला था आपका 1756 से लेकर के 1763 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध था, ये 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पिछले सेट में याद कीजिए क्या कहा था हमने कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध ये एक निर्णायक युद्ध था, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी जानकारी दी है। चलिए, प्रत्येक फैक्ट को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 लगाइए। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। कार्नेवालिस का संबंध किससे था? बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त। सी का 2 आएगा। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो ने ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था, तो बी का 3 आएगा। बी का 3 और सी का 2 ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होल्ट मैंकेजी माहलवाड़ी बंदोबस्त इनका संबंध था। और जोनाथन डंकन बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। इस प्रकार यहाँ पर ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये पॉइंट जरूर याद रखना है, अक्सर इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी को लागू किया गया था 1820 ईस्वी में, और माहलवाड़ी को 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो जो पॉइंट आता है आपसे पहले उसको चूज कीजिएगा। संथाल विद्रोह 1855 और 56, तो सी का 3 आएगा। और वेलोर विद्रोह ये तो हमने कहीं सेट में आपको बताया जुलाई 1800 में, तो डी का 1 आएगा। तो सी का 3 है और डी का 1 है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
बैरकपुर विद्रोह, इसको प्रारंभ किया गया था नवंबर 1824 में, और बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है बहरामपुर विद्रोह, तो राम भरोसे युद्ध लड़ा गया था 1857 वाला युद्ध। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक रहेगा तो याद हो जाएगा, जब प्रश्न आएगा तो लग जाएगा। तो 1857 राम भरोसे इस युद्ध को लड़ा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कथन कारण का प्रश्न है, 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कौन सा आएगा? क्या ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा? यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले यहाँ पर राइट हैं। देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम लड़ा गया, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था ये। तो कथन का उत्तर आपको कारण में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है। तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो यही इसका कारण था, यही रीजन था, इसलिए ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे। इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। तो ये इन्हीं का नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तीसरे पॉइंट में कह रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। सही का चयन करना है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में संगठन दिए गए हैं। केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? साधारण ब्रह्म समाज से है। ए का 2 आएगा। लाला हंसराज जो ये व्यक्ति थे, इनका संबंध था आर्य समाज से, तो बी का 3 आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज, सी का 4 है। महादेव गोविंद राणे पूना सार्वजनिक सभा, तो डी का 1 है। 2 3 4 1 ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, एक अच्छा पॉइंट है कि आर्य समाज के संगठन में लाला हंसराज भी शामिल थे। आर्य समाज की स्थापना अभी हमने बताया कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट में संस्थापक है और सूची सेकंड में संस्थाएं दी गई हैं, सही से आपको मिलान करना है। जोनाथन डंकन किस संस्था के संस्थापक थे ये? तो ये थे संस्कृत कॉलेज बनारस के संस्थापक थे। तो ए का 5 आएगा। ए का 5 ऑप्शन बी में है, तो बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर विलियम जोन्स को आप सभी जानते हो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना उन्होंने की थी 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा, विलियम बेटिक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो भाई। चलिए आपका फीडबैक ही अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए मजबूर कर देता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बयरुद्दीन तैयब जी थे। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, केवल यहाँ पर
टू वाला कथन सही हो जाएगा, पहला कथन गलत रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। यदि कह देता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो तब तो होता सरोजनी नायडू आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। वर्ष 1916 भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस लिंग समझौता, होम रूल लिंग का बनना। तो डी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। 1916 से ये संबंधित है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1916 में, ये अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस लिंग समझौता इसी के अंतर्गत हुआ था। होम रूल लिंग का बनना, तो होम रूल लिंग बनी थी अप्रैल 1916 में। तिलक ने जो है 1916 में इसका गठन किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इस होम रूल लिंग का गठन जो है किया था। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, इसी संबंधित है। भारत में होम रूल लिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व गरम दलीय कांग्रेस नेताओं ने किया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 होम रूल लीग थे, तो बिल्कुल सही है। एक तो थी एनी बेसेंट वाली और एक दूसरी थी बाल गंगाधर तिलक वाली। मैंने आपको दोनों के सन भी बता दिए हैं। आंदोलन मजबूत रहा क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य आंदोलन प्रारंभ नहीं किए जा सके। सरकार इस आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी। तो कौन सा आंसर आएगा? तो पहले वाला तो वहाँ पर गलत ही था, दूसरा आपका सही था, तो यहाँ पर तीसरा भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस आंदोलन का जो उदय हुआ था, तो तीसरे वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फोर्थ वाला भी यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक है और सूची सेकंड में खोज दी गई है। गार्डस्टीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की, ए का 2 आएगा। चेडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की, तो बी का 3 आएगा। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, सी का 4 जोल डाल्टन परमाणु सिद्धांत, तो डी का 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है। कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? पीने के लिए, दूसरे में कह रहा है साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। यदि आपने ऑप्शन डी चुना तो बिल्कुल सही है। कठोर जल का उपयुक्त नहीं है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है इन सभी के लिए यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। कठोर जल ना तो पानी पीने का काम आता है, ना ही कपड़े धोने के, और बॉयलर्स के प्रयोग में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। फसल की सिंचाई के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 18 है। सूची फर्स्ट में ईंधन गैस है, सूची सेकंड में प्रमुख अवयव हैं। तो आपको यहाँ पर भी मिलान करना है। तो ईंधन गैस और प्रमुख अवयव दिए गए हैं। सीएनजी गैस में मीथेन और ईथेन शामिल होती है, यानी कि इसके मुख्य अवयव हैं। 1 का 3 आएगा। कोयला, कोयले को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो बी का 4 आएगा। एलपीजी, एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है ये, तो सी का 2 आएगा। भाप अंगार गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 गैस का ये मिश्रण होता है, अवयव होता है, तो डी का 1 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प 3 4 2 1। चलिए सभी यहाँ पर अच्छे फैक्ट थे। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। मिलान संबंधी ही प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मत्स्य पालन सूची फर्स्ट में दिया गया है।
मत्स्य पालन का संबंध किससे है? पीसी कल्चर से है। ए का 4 आएगा फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। बी का 3 रेशम के कीड़ों का पालन, सेरीकल्चर। सी का 1 आएगा अंगूर की खेती, विटीकल्चर। डी का 2 आएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन 4 3 1 2 ऑप्शन डी राइट आंसर है। 4 3 1 2 विटीकल्चर बहुत पूछा जाता है, तो इसका संबंध है अंगूर की खेती से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से इनको लिया गया है, तो इसके लिए आएगा कनाडा। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। नागरिकता भाग 2 में है, ए का 3 आएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क, तो बी का 4 आएगा। आपातकाल प्रावधान भाग 18 है, तो सी का 2 है। निर्वाचन भाग 15, डी का 1 है। 3 4 2 1 3 4 2 1 सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। तो राष्ट्रपति जी जो है 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास सांविधिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने और पद से हटाने की परम शक्ति है। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो सही है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के होते हैं, यानी कि इनके पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्ति तो कार्यपालिका में ही निहित होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 60 दिनों की ये अवधि होती है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 24। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपविचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, प्रशासन या प्रसार करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। क्या अनुच्छेद 31 के तहत है? नहीं, अनुच्छेद 30 के तहत। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक क्लास को वॉच किया करो, क्योंकि प्रत्येक क्लास को ध्यान में रखते हुए ही नेक्स्ट क्लास आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो मिलान संबंधी प्रश्न है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। सी का 1 होगा। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। तो डी का 2। 4 3 1 2 सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी विकल्प। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है।
कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो वो अपनी नागरिकता खो देगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है ये इसका कारण नहीं है, और सरकार की यदि कोई आलोचना करता है ये भी इसका कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। चूना पत्थर, सीमेंट, खनिज दिया गया है, और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट में। तो पहले का 1 आएगा, और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। कॉपर, तांबे का बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज, इस्पात। तो ए राइट था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 28 है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी चुनने वालों का राइट आंसर होगा। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से संबंधित है कृषि से और ग्रामीण क्षेत्र से। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, कृषि में यदि एक व्यक्ति लगा रहे या 2 व्यक्ति लगा रहे या 3 व्यक्ति लगा रहे, तो जो कार्य करते हैं ये एक छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। क्योंकि जितनी पैदावार होनी है वो उतनी होएगी, चाहे आप उसमें 10 व्यक्ति लग जाइए चाहे 5 लग जाइए, और ये डिपेंड करता है भूमि की उर्वरकता पर भी। तो इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र भी संबंधित है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में योजनाओं के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, योजना से ही पर्सन बना था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इस योजना को प्रारंभ किया गया था 2001 में। तो यहाँ पर ए का 4th पॉइंट आएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजना को प्रारंभ किया गया था 1999 में। बी का 3rd आएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो इसके लिए आएगा 1997। सी का 2nd आएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ किया गया था 2000 में, सन 2000 में। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। यही यहाँ पर राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो अक्सर कर एग्जाम में बन जाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। बात तो सही है। कारण बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रम से अवरोही क्रम में सबसे नीचे हैं। क्या ये अवरोही क्रम में सबसे नीचे हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद में किसकी जनसंख्या आती है? महाराष्ट्र की आती है, यानी कि 2nd नंबर पर महाराष्ट्र होता है। फिर उसके बाद में बिहार, और फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। इस प्रकार इनका क्रम है। तो घटते क्रम में हमको लगाने थे ये। तो घटते क्रम में पहले उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि 1st नंबर वाला, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, हमने इस क्लास में 30% शामिल किए थे। सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। जैसा कि हम बता रहे हैं, हम प्रत्येक क्लास में अच्छे प्रश्नों को लेकर आते हैं। और दोस्तों, जिस दिन क्लास ना हो उस दिन आप प्लेलिस्ट से वीडियो को ज़रूर वॉच किया करो। प्रत्येक क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, परंतु धीरे धीरे चलने पर भी हम काफ़ी प्रश्नों को कवर कर लेंगे जब तक एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य किया करो।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।